अभी तक हमने समझा था द लीनियर अरेंजमेंट मींस द अरेंजमेंट ऑफ द पर्सन्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन और अ सिंगल स्ट्रेट रो. इट कैन बी टू रोज एज वेल. उस पर बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी कंसीडर किए थे. नेक्स्ट अरेंजमेंट कंसीडर करते हैं, दैट इज द सर्कुलर अरेंजमेंट. लीनियर अरेंजमेंट में हमने देखा था दे आर सीटेड इन अ सिंगल रो और अ टू रो. Circular arrangement means the persons or the objects they have to be placed or they have to be seated in a form of a circle. जैसे मैंने यहाँ पे एक circle consider किया है and I have considered total of the 8 persons which are being seated around it. 8 persons मैंने consider किए हैं A, B, C, D, E, F, G and H such that the distance between any of the two persons is the same. उन दोनों के बीच में किसी भी दो persons के बीच में जो है distance same है मेरे पास में throughout. और मैंने consider किया this is the center O. तो यहां पर ही मेरे पास में कुछ सिचुएशंस, कुछ केसेस पॉसिबल हैं जो क्वेश्चंस में आप एग्जाम सॉल्व करते हुए जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए. फर्स्ट इज द अरेंजमेंट डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन विच दे आर फेसिंग. डायरेक्शन का मैंने लीनियर अरेंजमेंट में देखा था तो वो था नॉर्थ साउथ, इट कैन बी ईस्ट और वेस्ट एज वेल. यहां पर डायरेक्शन इज वेदर दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर. इट कैन बी इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स. मींस if I say that the G is facing towards the center, it is facing inside, तो उसकी मैंने डायरेक्शन ये दे दी है, he is facing towards the center. And away from the center तो वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, that is away from the center. तो this is the depending upon the direction in which they are the facing. वो आपको कुछ persons दे सकता है या तो वही दे सकता है कि सारे के सारे persons एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, that is can be towards or it can be away. या certain number of the people are facing some direction and other persons are facing the opposite direction, उससे different direction में. तो इस केसेस, इस बेसिस के ऊपर, on the direction के बेसिस के ऊपर the questions can be framed. Next positioning, वही same positioning, that is the left or the right, immediate right and the immediate left, but that will depend upon the position of the person, direction of the position of the person which you are considering. Means अगर मैं देखता हूं कोई एक person particular consider करता हूं D and I consider that all of them are facing towards the center, सारे के सारे persons towards the center face कर रहे हैं, तो D के रेस्पेक्ट में अगर मुझे पोजीशनिंग देखनी है C और E की, तो व्हाट आई विल डू इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी, यू हैव टू कंसीडर योरसेल्फ टू बी प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन. उस पर्सन की पोजीशन पे आपको कंसीडर करना है. D के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो D को अपने आप को प्लेस करो D की पोजीशन पे. उसके रेस्पेक्ट में C इज टुवर्ड्स हिज इमीडिएट राइट, उसके इमीडिएट राइट में है. और E क्या है D के रेस्पेक्ट में, इमीडिएट लेफ्ट, प्रोवाइडेड दे आर ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. एक और किस सिचुएशन पॉसिबल है कि C and E are facing toward the center but D is facing away from the center, means outside. तो उस केस में क्या होगा, C is towards his immediate right, towards his immediate left, while E is towards his immediate right. तो यहां पर ये सिचुएशन पॉसिबल है. ये भी पॉसिबल है कि इनमें से कोई दो पर्सन अंदर फेस कर रहे हो, एक बाहर कर रहा हो, तीनों बाहर कर रहे हो, तीनों अंदर की तरफ को फेस करो. एन नंबर ऑफ द केसेस कैन बी पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द पीपल कंसिडर्ड. बहुत सारे केसेस पॉसिबल हो सकते हैं. तो अगर आपको पता है कि इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, यू कैन मूव फर्दर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लीनियर अरेंजमेंट टू रो सीक्वेंस में देखी, दैट वाज टॉकिंग अबाउट द डायगोनल अरेंजमेंट. यहां पर भी डायगोनली अरेंज हो सकते हैं, या द वर्ड आई विल बी यूजिंग विल बी डायमेट्रिकली अपोजिट अरेंजमेंट. डायमीटर, एक डायगोनल अगर मैं सर्कल का कंसीडर करता हूं, डायगोनल कौन सा होगा उसका, या तो लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दैट इज इट्स डायमीटर. बात करता हूं मैं G और C की, तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट है. सेम लाइन जो O के थ्रू पास कर रही है उस पे लाई कर रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट है. इसमें भी सिचुएशन पॉसिबल है वेदर बोथ ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बोथ आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, या एक सेंटर को फेस कर रहा है, एक बाहर की तरफ को फेस कर रहा है. सिमिलरली बात करते हैं A और E की, दे आर आल्सो डायमेट्रिकली अपोजिट. B and F आर डायमेट्रिकली अपोजिट, H and D आर डायमेट्रिकली अपोजिट. यहां मैंने 8 पर्संस कंसीडर किए हैं, 6 पर्संस भी कंसीडर किए जा सकते हैं, 4 पर्संस भी कंसीडर किए जा सकते हैं. अकॉर्डिंगली आपको सर्कल को उसी रेस्पेक्ट में डिवाइड करना होगा, उसी रेशियो में डिवाइड करना होगा. तो आपको यहां पर इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं व्हिच विल बी गोइंग इन द फर्दर सेशंस. सर्कुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. First question says that 9 friends L, M, N, O, P, Q, R, S and T. These are the 9 friends taken. They are sitting around a circle facing the center. सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. They are facing towards the center. So first let us consider circle. एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं and we'll mark the 9 positions. क्योंकि 9 friends को हमें सीट आउट करना है, तो we'll consider the 9 positions. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the 9 positions जहां पे हमें 9 friends from L to 8 इनको place out करना है. Next, what he says about the arrangement, he says that T sits fifth to the right of R.
अगर मैं r की कोई भी पोजीशन कंसिडर कर लेता हूं, आई कंसिडर दैट दिस इज द पोजीशन ऑफ द r। उसने कहा है t sits fifth to the right of r। r का राइट तो मेरे पास में ये पोजीशंस हैं, आई हैव टू कंसीडर फिफ्थ टू द राइट ऑफ r। दिस इज फर्स्ट टू द राइट ऑफ r, दिस विल बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो दिस इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ r, तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द पर्सन t। ये t की पोजीशनिंग हो जाएगी। This is the position of the t. Next, what he says that n is not an immediate neighbor of either r or t। n की जो पोजीशनिंग के बारे में उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है, वो उसने कहा है कि that n is not an immediate neighbor of either of r or t। इमीडिएट नेबर ऑफ t क्या है? ये दोनों पोजीशंस, मींस n ये दोनों पोजीशंस नहीं ले सकता। सो व्हाट आई विल डू इज मैं इनको मार्क कर लेता हूं दूसरे पेन से, दैट इज n यहां पर प्लेस आउट नहीं हो सकता, n यहां पर प्लेस आउट नहीं हो सकता। What red signifies means these are the two positions with n which n cannot take। ये तो immediate neighbor of t की बात हो गई। At the same time he is also saying that he does not even take the immediate neighbor of the r as well। Means वो ये दोनों positions भी नहीं लेगा। ये दोनों positions थी immediate neighbor of r, तो n ये दोनों positions भी नहीं ले सकता। Means there are the total of the 4 positions which n cannot take। Left out positions कौन कौन सी हैं? एक position ये है, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है। जो ये पोजीशंस हैं वो n ले सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट ही इज सेइंग दैट m सिट्स बिटवीन s एंड p। m की पोजीशनिंग के किसके रिस्पेक्ट में दी गई है? s और p, और इन दोनों के बीच में बैठता है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं उनको एक बार लीनियरली देख लेता हूं उनकी अरेंजमेंट, व्हाट इज द पॉसिबल केस। बाद में अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस मैं उनको सर्कुलर अरेंजमेंट में इजीली बिठा सकता हूं। तो देख लेते हैं व्हाट आर द केसेस पॉसिबल फॉर द सेटिंग अरेंजमेंट सच दैट p सिट्स बिटवीन m sits between s and p। तो एक तो पॉसिबल सिनेरियो मेरे पास में ये है that m sits between p and s। एक सिनेरियो तो ये है मेरे पास में पॉसिबल। सेकंड सिनेरियो मेरे पास में कौन सा पॉसिबल है? that is s is to the left of m and p is to the right of m। यही दोनों केसेस पॉसिबल है such that m sits between p and s। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? he is saying that n sits fourth to the left of p। n की अरेंजमेंट क्या है? he is fourth to the left of p। मींस अगर मैं पहले वाला केस कंसिडर करता हूं in which I have considered that m is between s and p, m is between s and p such that s is to the right of m and p is to the left of m। तो उसमें क्या कहा उसने? n sits fourth to the left of p। p के लेफ्ट में मुझे कंसिडर करना मींस 1 2 3 4। दिस विल बी the positioning of n such that n is 4 to the right of p, जब मैंने पहला कंसिडर किया है केस। एक और केस पॉसिबल है, वो ये वाला केस पॉसिबल था। इसमें ही पोजीशनिंग ऑफ n देख लेते हैं when n sits 4 to the left of p। इसमें पोजीशनिंग कंसिडर कर लेते हैं। दिस विल बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें n की पोजीशनिंग ये आएगी। तो दिस इज व्हाट, ये लीनियर अरेंजमेंट है। एनी टाइम मैं इनको सर्कुलर अरेंजमेंट में कर सकता हूं अरेंज अपने अकॉर्डिंगली। बस मैं एक फेयर इनफ आइडिया ले रहा हूं कि उनकी अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बिकॉज मुझे हर एक पर्टिकुलर पर्सन की वहां पर पोजीशनिंग नहीं दी गई है, मुझे कुछ ही पर्संस की पोजीशनिंग दी गई है। तो दैट इज द रीजन मैं उन्हें अभी लीनियरली अरेंज करके देख रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इंफॉर्मेशन ही इज सेइंग दैट O sits second to the right of Q। O और Q के बीच में रिलेशनशिप दे रहा है। S is not an immediate neighbor of T। It is also given that S is not an immediate neighbor of T। Means S यहां पर नहीं आ सकता। इमीडिएट नेबर ऑफ टी की कौन कौन सी पोजीशनिंग है? वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। तो एस कैन नॉट कम एट दीज टू प्लेसेस एज वेल। अब देख लेते हैं कि एन की जो जो पोजीशनिंग प्लेस में कर सकता हूं उनके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं व्हाट आर द केसेस पॉसिबल। फर्स्ट एन को मैं यहां प्लेस करके देखता हूं कि दिस इज द पोजीशन पॉसिबल। एन ये पोजीशन ले सकता है, सेकंड पोजीशन एन कैन टेक इज दिस एंड थर्ड पोजीशन एन कैन टेक इज दिस। और इसके रिस्पेक्ट में मेरे पास में दो केसेस पॉसिबल है, वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। सारे पोजीशंस प्लेस करके देखेंगे एंड द वन विच सैटिस्फाई विल बी द वन कंडीशन व्हिच विल बी द वन केस दैट वी हैव टू कंसीडर। तो एन की पोजीशनिंग में कंसीडर करता हूं कि एन मैंने यहां प्लेस किया है। नेक्स्ट मुझे प्लेस लेफ्ट आउट होगी एंड नेक्स्ट प्लेस विल बी टेकन बाय एस। तो ये तो पॉसिबल सिनेरियो नहीं है बिकॉज अगर मैं ये केस कंसीडर करता हूं एन मैंने यहां पोजीशन प्लेस की, नेक्स्ट पोजीशन शुड बी लेफ्ट आउट और अगली पोजीशन शुड बी टेकन बाय एस अकॉर्डिंग टू दिस। बट पोजीशन क्या ले रहा है? आर ले रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट सैटिस्फाइंग द फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं यही वाला केस सेकंड पोजीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एन यहां पर प्लेस है, नेक्स्ट पोजीशन शुड बी लेफ्ट आउट एंड अगली पोजीशन लेगा एस। ये जो अरेंजमेंट है दैट इज टू इन द राइट, अगर मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये अरेंज्ड है। और जब मैं एन से एस की तरफ को मूव कर रहा हूं आई एम मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट। तो एन को मैंने यहां प्लेस किया, नेक्स्ट शुड बी लेफ्ट आउट एंड नेक्स्ट पोजीशन शुड बी टेकन बाय एस।
बट मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एस तो ये पोजीशन ले ही नहीं सकता, मींस ये वाला केस जो है वो ये पोजीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगेन दिस विल पुट अ क्रॉस, ये सेकंड को भी प्लेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थर्ड पोजीशनिंग देखते हैं, एन की पोजीशनिंग यहां पर मैंने की, नेक्स्ट पोजीशन शुड बी लेफ्ट आउट एंड द नेक्स्ट पोजीशन शुड बी टेकन बाय एस, but the position has already been occupied by T, so means this case does not satisfy any of the position possible to be taken by N। कोई भी मेरे पास में 3 पॉसिबल केसेस थे जो N पोजीशन ले सकता था, बट ये वाला केस जो है वो एक भी पोजीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए मैंने 3 क्रॉस वहां पर यूज किए हैं। नेक्स्ट केस पॉसिबल जो हमारे पास उसे कंसिडर करते हैं, पहले पोजीशनिंग करते हैं इनकी यहां पर, उसमें क्या गिवन है कि 1 2 3 पोजीशन शुड बी लेफ्ट आउट, वो अनऑक्युपाइड जाने चाहिए। एन यहां पर मैंने प्लेस किया, 3 पोजीशंस मींस 1 2 3, 3 पोजीशंस लेफ्ट आउट, नेक्स्ट शुड बी टेकन बाय पी, यहां पी आएगा, नेक्स्ट शुड बी टेकन बाय एम, यहां पर एम आएगा एंड नेक्स्ट शुड बी टेकन बाय एस। इसके अकॉर्डिंगली एस यहां आना चाहिए, बट मुझे पता है कि एस मैंने रेड से मार्किंग की है, एस तो ये पोजीशन ले ही नहीं सकता, मींस दिस पोजीशन कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय एन, सो आई विल से दैट पहली बार तो फर्स्ट केस इज कैंसल आउट, उसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट पोजीशनिंग एन कौन सी ले सकता है, नेक्स्ट पोजीशनिंग ये एन ले सकता है, यहां प्लेस करके देखते हैं, एन को यहां प्लेस किया, नेक्स्ट 3 प्लेसेस अनऑक्युपाइड होनी चाहिए, एन को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, एन को मैंने यहां पर प्लेस किया, 3 प्लेसेस अनऑक्युपाइड जानी चाहिए, 1 2 3 प्लेसेस हैव गॉन अनऑक्युपाइड, नेक्स्ट शुड बी टेकन बाय पी, यहां पर पी आएगा, नेक्स्ट शुड बी एम एंड नेक्स्ट शुड बी एस। तो मैं देख रहा हूं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, कि अगर मैं एन को यहां प्लेस करता हूं तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि ये हाँ पॉसिबल केस हो सकता है, तो आई विल से टिक फॉर दिस साइड। बट अभी मेरे पास में एक और पॉसिबल केस है, उसको भी कंसिडर करके देखते हैं। तो अगर मेरे पास में वो भी केस होगा तो आई विल बी लेफ्ट विद 2 केसेस और फिर देन आई विल चेक फर्दर, देखते हैं दूसरा केस पॉसिबल है कि नहीं है। एन को यहां प्लेस किया मैंने, देन 3 प्लेसेस शुड बी लेफ्ट अनऑक्युपाइड, 1 2 3 प्लेसेस अनऑक्युपाइड है, नेक्स्ट शुड बी टेकन बाय पी, नेक्स्ट शुड बी टेकन बाय पी, उससे नेक्स्ट एम, उससे नेक्स्ट एम, उससे नेक्स्ट होना चाहिए एस, बट दैट प्लेस हैज ऑलरेडी बीन ऑक्युपाइड बाय आर, तो मतलब लास्ट वाला केस भी मेरे पास में आई कैन नॉट टेक इट, वो भी मेरे पास में क्या होगा, वो क्रॉस होगा, आई कैन नॉट टेक दैट लास्ट इवेंट एज वेल, मींस एक ही मेरे पास में टिक दिख रहा है। मैंने जितने भी केसेस कंसीडर किए, टोटल ऑफ द 6 केसेस हैव बीन कंसीडर्ड, 3 पहले के लिए उसमें भी 3 क्रॉस आए, मींस वो पॉसिबल नहीं था। 3 केसेस मैंने दूसरे कंसीडर किए, उसमें भी मेरे पास में 2 क्रॉस आए हैं, सिर्फ एक ही टिक आया, मींस द ओनली पॉसिबल केस व्हिच इज सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस, सारी की सारी कंडीशंस को मैंने करके देखा, सिर्फ एक ही ऐसा केस आ रहा है जो सारी कंडीशंस को सैटिस्फाई कर रहा है, मींस n कैन टेक ओनली दिस पोजीशन। जब n ये पोजीशन लेगा, 3 पोजीशंस लेफ्ट आउट छोड़नी है, 1 2 3, these 3 positions have been left, next position will be taken by p, this will be taken by p, next will be m, this will be m, next position will be taken by s, this will be taken by s, means these are the possible arrangements of the persons जो मैंने मार्क आउट की है ब्लैक से। the only 3 positions left out are, एक पोजीशन तो ये लेफ्ट है, एक पोजीशन ये लेफ्ट है एंड एक पोजीशन मेरे पास में ये लेफ्ट है, ये 3 पोजीशन मेरे पास में लेफ्ट है जिन्हें मुझे फिल करना है। इसके लिए मैं कौन सी सिचुएशन या कौन सी स्टेटमेंट यूज करूंगा, इट इज गिवन दैट O sits second to the right of Q, O sits second to the right of Q means, O sits second to the right of Q means, अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट देखता हूं, Q की पोजीशन मैंने ये कंसीडर की, एक पर्सन लेफ्ट आउट करूंगा तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द O, O Q के राइट में है, that is for sure, second to the right of Q मतलब this is first to the right of Q, this will be second to the right of Q, इनको मैं again anyhow I can place them in the circular arrangement। तो only possible case अगर आप ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ एक ही आपको केस मिलेगा, that is when you place Q over here, ये पोजीशन मेरे पास में लेफ्ट आउट होनी चाहिए which has already been occupied by N, तो Q यहाँ पर by default Q यहाँ पर or this place will be occupied by O, that is by default। अब मैं देख रहा हूं सिर्फ मेरे पास में सारी पोजीशंस ऑक्युपाइड हैं, तो only one person which has to be placed is, I have placed L, L को मैं प्लेस कर चुका हूं, the only person that has to be placed is L, मींस सिर्फ एक ही पोजीशन रह गई है, that is L, तो L by default ये पोजीशन लेगा ही लेगा। Now after verifying, after applying all the conditions, all the situations, मैंने सबकी पोजीशनिंग कर दिया, I have placed all the 9 persons in the circular arrangement such that all of them are facing towards the center, और सारी की सारी each and every statement को satisfy कर रहे हैं। अब now I have done my work, I have done the arrangement, I can answer each and every question। Questions की तरफ move out करते हैं। First question says that who is second to the right of N? N को देखते हैं, N is this positioning,
ही इज सेइंग सेकंड टू द राइट ऑफ n मींस मुझे कौन सी डायरेक्शन मूव करना है, आई हैव टू मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मैं राइट में मूव करूंगा n के। दिस इज फर्स्ट टू द राइट ऑफ n, दिस इज सेकंड टू द राइट ऑफ n, सो आई विल से दैट l इज द पर्सन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ n, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ n, दैट इज l। तो इसका आंसर क्या हो गया, दिस इज l। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेइंग दैट फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मींस यहां पर मेरे पास में दो दो की पेयरिंग में कुछ मेरे पास में पर्संस दे रखे हैं, दे विल बी सैटिस्फाइंग सम पर्टिकुलर अरेंजमेंट और सैटिस्फाइंग सर्टेन पर्टिकुलर पैटर्न या रूल को वो सैटिस्फाई करेंगे, जिसमें से एक पेयर उस पैटर्न को नहीं करेगा सैटिस्फाई, दैट वन विल बी द ऑड वन आउट। देखते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ पैटर्न दे आर फॉलोइंग। फर्स्ट इज LP, L इज ओवर हियर, P इज ओवर हियर, मींस उन दोनों के बीच में सिर्फ एक पर्सन आ रहा है एंड P is towards the, I can say that it is in the anti-clockwise direction में, और उन दोनों के बीच में एक ही पर्सन आ रहा है। This is the rule जो मुझे पहले से पता लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट इज SP, S और P अगेन दोनों के बीच में एक पर्सन आ रहा है, बट नाउ इट इज टेकन द क्लॉकवाइज सेंस। पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज था, बट एक चीज श्योर है, दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है। नेक्स्ट आई कंसिडर TS, T और S इन दोनों के बीच में दो पर्सन हैं, हाउएवर इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, अगर मैं T से S की तरफ को मूव करता हूं, हाउएवर इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, बट यहां दो पर्संस आ गए हैं, तो ऑब्वियसली फॉर श्योर दिस इज नॉट माय करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ये फॉर श्योर है कि वो क्लॉकवाइज में जाए या एंटी क्लॉकवाइज में जाए, एक ही पर्सन दोनों के बीच में आना चाहिए, दो पर्संस तो नहीं आ सकते। सो दिस विल बी द ऑड वन आउट, जो मुझे अभी पता लगता है, लेकिन मैं आगे के ऑप्शंस भी कंसीडर कर लेता हूं जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। व्हाट द नेक्स्ट ऑप्शन सेज दैट LN, L and N, that is in the anti-clockwise direction, that is in the clockwise direction, but there is again only one person. So एक चीज मुझे समझ में आती है कि मुझे clockwise और anti-clockwise के फंडे में नहीं घुसना है, मुझे सिर्फ एक चीज कंसिडर करनी है, that the two persons considered should have a single person between them, उन दोनों के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, और यही बाकी सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करें। ई ऑप्शन भी अगर कंसिडर करता हूं, इट सेज Q and O, Q and O, और वो मुझे वैसे भी क्वेश्चन में पता ही था, इट हैज ऑलरेडी बीन गिवन, O सेट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, डायग्राम में भी देखता हूं दोनों के बीच में एक ही पर्सन है, डजंट मैटर वेदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेंस, सो द ओनली ऑड वन आउट विल बी TS, बिकॉज उन दोनों के बीच में दो पर्संस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट सेज दैट O's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू M इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे देखना है पोजीशनिंग ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू M। O कहां पर है, O यहां पर है, एंड आई हैव टू कंसीडर द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, आई हैव टू मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है। पोजीशनिंग ऑफ O विल बी 1 2 3 4 5, दैट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द राइट, ये फिफ्थ टू द राइट में होगा। अगर मैं कंसिडर करता हूं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये सारे के सारे क्या है, इसके राइट में है। O की पोजीशनिंग देखिए, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। O is fifth to the right of M, so the correct answer is O's position with respect to M in the anti-clockwise direction is fifth to the right of M. ये O की पोजीशनिंग है। और भी क्वेश्चंस वो फॉर्म कर सकते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे दो पर्सन जो कंसीडर किए O और M है, कोई और दो पेयरिंग कंसीडर कर सकता है, बट एक बार आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट है, इफ यू नो व्हाट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाउ आई मूव द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन गिवन इज, इफ S इज टू Q, S और Q they are moving in the anti-clockwise direction and they have a total of a single person between them, that is the relation। S is to Q means S और Q के बीच में एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एक पर्टिकुलर रूल है, उसको देखना है मुझे पहले कि क्या पर्टिकुलर पैटर्न और रूल है। जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि S से जब मैं Q की तरफ जाता हूं, मैं जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद अ सिंगल पर्सन बिटवीन देम। वही पैटर्न फॉलो करना चाहिए जब मैं N से मूव करूंगा टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो N से मैं मूव किया, N इज ओवर हियर, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया, एक पर्सन को छोड़ के अगला पर्सन कंसिडर करना है। N से मूव किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इमीडिएट पर्सन आता है O, मुझे वो कंसिडर नहीं करना है, मुझसे उससे अगला पर्सन कंसिडर करना है, दैट इज L। सो आई विल से दैट S का जो Q के साथ में रिलेशन है वही N का रिलेशनशिप L के साथ में है, दैट इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है दैट N O P Q R S T and U are sitting around a circle, there are 8 persons, और उनकी मेरे पास में नेमिंग की गई है as such NOPQ RST and U, these are 8 persons and they are sitting around a circle where some are facing inside and some are facing outside। कुछ persons inside की तरफ फेस कर रहे हैं, some are facing outside। next he says that R sits second to the right of T। तो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक सर्कल and will divide it into the 8 different positions, 1 2 3 4
5 6 7 8 इसमें कुछ पर्संस विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. अगर मैं ये सेंटर कंसिडर कर लेता हूं तो कुछ पर्सन तो इस तरफ देख रहे होंगे एंड कुछ पर्सन विल बी looking outside, means they will be facing outside. Next he says that R sits second to the right of T and T faces the center. T की उसने positioning दे दी है साफ साफ that T is facing the center. So I'll consider any of the position as T. तो मैंने T consider कर लिया कि ये position है and it has been specifically given that T is facing towards the center, he faces the center. तो मैंने उसको direction दे दी कि he is facing the center. तो इसके रिस्पेक्ट में इट विल बी क्वाइट इजी कि उसका राइट क्या होगा उसका लेफ्ट क्या होगा. इफ आई कंसीडर द एंटी क्लॉकवाइज सेंस इट विल बी द राइट, क्लॉकवाइज सेंस में जाता हूं तो इट विल बी द लेफ्ट ऑफ द टी. He says that R sits second to the right of T. उसका right इस डायरेक्शन में होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो this will be the first to the right of T, this will be the second to the right of T. So इसकी पोजीशनिंग हो जाएगी R. ये मुझे कंफर्मेशन होगी कि पोजीशनिंग ऑफ R क्या होगी. अभी भी मुझे नहीं पता कि R किस डायरेक्शन में फेस कर रहा हो, कि वो मुझे नहीं स्पेसिफिकली गिवन, whether he is facing inside or whether he is facing outside. Next he says that O sits third to the left of R. Specifically given है that O sits third to the left of R. R की मुझे नहीं पोजीशनिंग पता कि whether R is facing inside or R is facing outside. तो मैं obvious बात है I can consider two possible cases कि एक में तो मैं कंसिडर कर लेता हूं कि R is facing inside. ऑब्वियस बात है कि आगे जो मेरे पास स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में मैं आगे पढ़ रहा हूं उसमें मुझे ये दे रखा है कि O के रिस्पेक्ट दे रखी है, O की पोजीशन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू R कि वो कैसे बैठा हुआ है. R की सिर्फ दो कंडीशंस पॉसिबल है, ही कैन फेस इनसाइड और ही कैन फेस आउटसाइड. तो मैं एक और कंसीडर केस कर लेता हूं कि एक केस में तो मैंने शो कर दिया कि R इज फेसिंग इनसाइड, एक में मैं शो कर दूंगा R विल बी फेसिंग आउटसाइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 T इनसाइड फेस कर रहा है, दैट इज फॉर श्योर. R is second to the right of T. R यहां कंसिडर कर लिया. एक पॉसिबल केस था कि R इनसाइड फेस कर रहा है, ऑब्वियस बात है एक पॉसिबल केस होगा कि R विल बी फेसिंग आउटसाइड. यही दो केसेस मेरे पास में पॉसिबल है. तो मैं कंडीशंस लगाता जाऊंगा दोनों केसेस में. एज सच द वन व्हिच विल बी सैटिस्फाइंग वो मेरा प्रॉपर डायग्राम हो जाएगा, वो मेरा ट्रू डायग्राम हो जाएगा. नेक्स्ट ही सेज दैट O sits third to the left of R. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R अगर मैं ये डायग्राम कंसिडर करता हूं तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, इसका लेफ्ट कौन सा होगा when I move in this direction वो उसका लेफ्ट होगा. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R means this is first, this is second, this will be the third to the left of R, that will be the position of the O. दूसरे डायग्राम में अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो मुझे कैसे मूव करना पड़ेगा, आई हैव टू मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस. यहां क्लॉकवाइज सेंस में मूव करना पड़ रहा था लेफ्ट पोजीशनिंग देखने के लिए R के रिस्पेक्ट में, यहां मुझे मूव करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R विल बी, दिस इज फर्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ R, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दैट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R विल बी द पोजीशन ऑफ द O. Next he says that immediate neighbors of O face the center. जो O के immediate neighbors हैं they face the center. तो O के immediate neighbors अगर मैं पहले डायग्राम में देखता हूं there are two immediate neighbors. One is T for sure, he is facing the center, तो ये तो for sure ठीक है. Second is this immediate neighbor, he will also face the center. That is for my first diagram. ये पहले डायग्राम के रिस्पेक्ट में. दूसरे डायग्राम के रिस्पेक्ट में देखता हूं दो पोजीशंस मिलती हैं O के immediate neighbor, one is this, second is this. दोनों के दोनों immediate neighbors टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं, तो मैंने क्या शो कर दिया, मैंने इनसाइड की तरफ को एरो पॉइंट आउट कर दिया, शो कर दिया. स्पेसिफिकली एक और मेरे पास में मैंने देखा कि एक और स्टेटमेंट दैट R एंड O फेस द अपोजिट डायरेक्शंस. R की जो डायरेक्शन है अगर वो इनसाइड की तरफ को फेस कर रहा है तो O आउटसाइड की तरफ को फेस करेगा, एंड O अगर R आउटसाइड फेस कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनसाइड को फेस करेगा. मींस मैं दोनों डायग्राम आई कैन कंसीडर. इन दिस डायग्राम R इज फेसिंग inside means O will be facing outside because उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है. दूसरे डायग्राम में अगर सिमिलर कंडीशन देखता हूं R is facing outside since O is facing the opposite direction, he will be facing inside. तो यहां तक मुझे पता लग गया कि किस तरह से how the conditions being done in the two diagrams I have considered. नेक्स्ट मेरे पास में उसने गिवन है that immediate neighbors of the O face the center, जो मैं कंसिडर कर चुका हूं. नेक्स्ट इज P sits second to the right of O. P की दे रखी है पोजीशनिंग विद रिस्पेक्ट टू दो एंड दैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ O. अगर पहला डायग्राम देखता हूं सेकंड टू द राइट ऑफ O, उसकी राइट कौन सी डायरेक्शन होगी, व्हेन आई मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज फर्स्ट टू द राइट ऑफ O, दिस विल बी सेकंड टू द राइट ऑफ, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द P, क्योंकि P यहां पर आउटसाइड फेस कर रहा है. दूसरा डायग्राम देखता हूं व्हेन O इज फेसिंग इनसाइड, second to the right of O means I have to move in the anti-clockwise sense, this will be the position of the P, second to the right of the O.
नेक्स्ट व्हाट ही सेज दैट U sits to the immediate left of P. U की पोजीशनिंग दे रखी है P के रिस्पेक्ट में. मैंने P को दोनों ही अपने डायग्राम में, मेरे पास में दो डायग्राम्स मैंने कंसीडर किए थे अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन. उसमें मैंने दोनों ही डायग्राम में P को तो रिप्रेजेंट कर दिया वेयर P विल बी सिटिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट मुझे अभी भी नहीं पता कि इन विच डायरेक्शन P इज फेसिंग, वेदर ही इज फेसिंग इनसाइड टुवर्ड्स द सेंटर और आउटसाइड. तो मैं अपना पहला डायग्राम कंसीडर करता हूं और उसमें मैं U की पोजीशनिंग करता हूं विद रिस्पेक्ट ऑफ द P, कंसीडरिंग द स्टेटमेंट दैट U sits to the immediate left of the P. मींस मैं पहले कंसीडर कर लेता हूं कि P is facing towards the center. दोनों केसेस पॉसिबल हैं. P can face towards the center as well as away from the center. When P is facing towards the center, U को उसके immediate left में बिठाना है, तो I have to move in the clockwise direction. Immediate left में U यहां पर प्लेस होगा in the clockwise sense. अगर वो आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है P, तो मेरे को मूव करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मींस U will be facing this, U will be placed over here. दोनों केसेस पॉसिबल है. ये मैंने अपने फर्स्ट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया. अगर मैं सेकंड डायग्राम की बात करता हूं, P की पोजीशनिंग मुझे पता है एंड U हैज टू बी सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P. तो यहां पे मैं दो डायग्राम कंसीडर कर सकता हूं. व्हेन P इज फेसिंग आउटसाइड, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर की तरफ को वो फेस कर रहा है. अगर वो बाहर की तरफ को फेस कर रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट कौन सी पोजीशन होगी? ये पोजीशन होगी. बट दिस पोजीशन हैज ऑलरेडी बीन ऑक्युपाइड बाय T. वहां पर पहले ही मैं T को प्लेस कर चुका हूं, तो मैं U की पोजीशनिंग नहीं कर पाऊंगा. तो आई विल से दैट ये केस तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है इस वाले डायग्राम में, दैट P विल बी फेसिंग आउटसाइड. एक ही केस पॉसिबल रहेगा, दैट P हैज टू फेस इनसाइड. P को अंदर की तरफ फेस करना ही पड़ेगा सो दैट मैं U की पोजीशनिंग कर सकूं, बिकॉज U हैज टू बी प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P. एक बार मैंने P को इनसाइड डायरेक्शन में फेस करवा दिया, U हैज टू बी प्लेस्ड to the immediate left, means U की ये पोजीशनिंग हो जाएगी. Next what is saying that N sits second to the left of Q. Q की पोजीशनिंग मुझे नहीं पता, ये पता है N sits to the second left of Q. Q faces the same direction as O and is not an immediate neighbor of T. Q के बारे में ये भी पता है that he is an immediate neighbor of the, he is not an immediate neighbor of the T. अगर मैं अपने दोनों डायग्राम्स कंसीडर करता हूं, मुझे पता है कि इस डायग्राम में मुझे दो और बाइफर्केशन करने पड़ेंगे, दो और केसेस पॉसिबल होंगे U की पोजीशनिंग के रिस्पेक्ट में. U यहाँ पर भी पॉसिबल है और U की पोजीशनिंग यहाँ पर भी पॉसिबल है. बट इन द सेकंड केस आई विल सी दैट कि सिर्फ U को मैंने कंफर्मेशन एक पोजीशन दे दी है, P की कंफर्मेशन ये पोजीशन है. P में यहाँ पर मुझे पता है कि उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ही कैन फेस इनसाइड और आउटसाइड. उसके बेसिस में मुझे U के दो केसेस पॉसिबल होंगे, बट यहाँ पर मुझे पता है दैट P इज फेसिंग इनसाइड, तो U की एक पोजीशन कंफर्मेशन कर दी है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कंसीडर दिस केस. अभी मैं प्रेफरेबल केस ये कंसीडर करूंगा, इस पे सारी कंडीशंस अप्लाई करके देखूंगा. इफ इट इज नॉट सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस, देन आई विल बी मूविंग टू दिस केस, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे और ज्यादा केसेस बनाने पड़ेंगे और बाइफर्केशन करनी पड़ेगी. जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग, फॉर द टाइम बीइंग मैं ये केस कंसीडर करता हूं. अगर नहीं दिस केस सैटिस्फाइज द कंडीशन, तो आई विल कम बैक टू दिस कंडीशन. फिर इसमें दो केसेस पॉसिबल होंगे कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ द Q डिपेंडिंग अपॉन इन विच डायरेक्शन P इज फेसिंग. तो अभी तक मैं ये केस कंसीडर करूंगा, ये केस प्रेफर करूंगा. He is saying that Q is not an immediate neighbor of the T, means P का immediate neighbor कौन कौन सी पोजीशंस है? या तो ये पोजीशन है या ये पोजीशन है. This position has already been occupied by P. यहां पर Q आ नहीं सकता. Q या तो यहां पर आएगा या ये वाली पोजीशन में आएगा, और दोनों ही केसेस में या तो वो यहां है या वो यहां है, उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए that should be facing towards the center. Why? Because it has been specifically given that Q faces the same direction as O. तो अगर मैं कंसीडर करता हूं कि दिस इज द केस इन विच Q हैज बीन प्लेस्ड, तो इट इज ऑलरेडी फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. N क्या गिवन है? N सिट्स टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ Q, मींस मुझे किस डायरेक्शन में देखना है. Q is facing toward the sector, second left of the Q will be in the clockwise direction, means first second which has already been occupied by R. वहां R पहले से ही placed है, so I can't place N, means मेरा ये केस तो रिजेक्ट हो जाएगा कि मैं यहाँ Q को प्लेस करूं. तो ये तो मेरे पास में दैट इज नॉट द फेवरेबल केस. नेक्स्ट पोजीशनिंग मेरे पास में एक और सिर्फ पॉसिबल केस है कि Q को मैं यहां प्लेस कर देता हूं. अब उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, और वो इनसाइड को होगा, ऑब्वियस बात है, बिकॉज ही फेसेस द सेम डायरेक्शन एज दैट बीइंग फेस्ड बाय O. तो N को मैं प्लेस करता हूं Q के रिस्पेक्ट में. आई हैव टू मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज फर्स्ट लेफ्ट to the of as compare with respect to O, and this will be the second left. So N की पोजीशनिंग यहां पर हो जाएगी. This is the position of the N. तो मैंने सभी जितने ही मेरे पास में पर्सन्स थे उनको प्लेस कर दिया. सिर्फ एक लेफ्ट आउट प्लेस है, दैट इज
द पोजीशन ऑफ द एस, तो बाय डिफॉल्ट एस विल बी टेकिंग दिस डायरेक्शन, और एक स्टेटमेंट लास्ट एंड में गिवन है दैट पी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एस, और वो आ भी रहा है, आप देख रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है। पी की डायरेक्शन मैंने इनसाइड कंसीडर की थी, एस बाय डिफॉल्ट क्योंकि वही लेफ्ट आउट पर्सन था और एक ही लेफ्ट आउट प्लेस थी तो मैंने यहाँ प्लेस कराया, और वो एरो भी टुवर्ड्स द इनसाइड है, ही इज फेसिंग टुवर्ड्स द इनसाइड, बिकॉज वो गिवन मेरे पास स्टेटमेंट की थी जो इमीडिएट नेबर्स ऑफ ओ है दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मींस दिस डायग्राम ऑफ माइन आर सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें आप कंसिडर करेंगे, भले आप दो केसेस कंसिडर कर लिए, दोनों के दोनों केसेस दे वोंट सैटिस्फाई ऑल द कंडीशंस। जो भी मेरे पास में कंडीशंस गिवन है रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ द पर्सन, जो भी मेरे पास में 8 पर्सन मैंने कंसिडर किए, तो सारी स्टेटमेंट सैटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑल टुगेदर ये होगा क्या इन द एंड, दिस केस विल बी रिजेक्टेड, इट विल बी ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड बिकॉज वो सारी स्टेटमेंट सैटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, एंड दिस केस विल सैटिस्फाई ऑल द given conditions and all the given statements. So I'll say that this diagram of mine is the correct diagram and all the positioning of the persons is correct. तो मैंने अब जब सबके सब अपने 8 के 8 पर्सन्स को बिठा दिया है डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शंस इन व्हिच दे आर फेसिंग, नाउ आई कैन डू माय क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, दैट इज हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी यहां पर है, ही इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो मेरे को किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी देखना है, दिस इज फर्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ टी, दिस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, सो आई विल से दैट यू इज प्लेस्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, सो द फर्स्ट आंसर इज यू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू आर, आर की पोजीशनिंग मेरे पास में ये है, एस की पोजीशनिंग मेरे पास में ये है, बट आर इज फेसिंग आउटसाइड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आर इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, एस यहां पर है, तो आई विल से दैट एस इज पोजीशनड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आई एम मूविंग इन द, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, फर्स्ट लेफ्ट, दिस इज द सेकंड लेफ्ट, सो एस इज प्लेस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अगर मैं कहता हूं राइट डायरेक्शन में तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 पोजीशन टू द राइट ऑफ आर, तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस देख सकते हैं विच ऑप्शन इज हैविंग द गिवन स्टेटमेंट एंड यू कैन मार्क योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज पी's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन, पी की पोजीशन क्या है एन के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एन कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वेदर ही इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, वो मुझे कहां से पता लगेगा, वो मुझे पता लगेगा फ्रॉम माय क्वेश्चन गिवन। क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन थी दैट द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर फेस द अपोजिट डायरेक्शंस, आर ये मैंने कंसिडर किया, उसके इमीडिएट नेबर्स कौन कौन से हैं, क्यू एंड एन, मींस जिस डायरेक्शन में क्यू होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में एन बैठा होगा, क्यू इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मींस एन हैज टू फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, अपोजिट डायरेक्शन में फेस करना है उसने, तो मुझे यहां से पता लग गया दैट एन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट उसने मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज पी's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन, पी की पोजीशन क्या है एन के रिस्पेक्ट में, सिंस एन इज फेसिंग आउटसाइड, सो आई विल से दैट द पोजीशन ऑफ द पी विद रिस्पेक्ट टू एन इज दैट पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन, पी की पोजीशन सेकंड टू द राइट ऑफ एन है। अकॉर्डिंगली आप लेफ्ट में भी देख सकते हैं, इफ यू वांट टू मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस आपके पास में क्या गिवन है। ओवर हियर आई विल से दैट क्योंकि पी में पास वाली पोजीशंस अगर कंसीडर करके चलता हूं तो आई विल से दैट पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन। तो आपने इंटायर क्वेश्चन देखा कि उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज थी यहां पर इज द डायरेक्शन विच द पर्सन इज सिटिंग, वेदर ही इज फेसिंग टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। जब तक आपको वो पर्टिकुलर चीज नहीं पता कि किस डायरेक्शन में द पर्सन इज फेसिंग, आप दूसरी अरेंजमेंट सेटिंग नहीं कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद इट, यू कैन सॉल्व द इंटायर क्वेश्चन।